नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरबीआई के 26वें गवर्नर की नियुक्ति को मिली मंजूरी। संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर। महंगाई की चुनौती होगी सामने। 10 दिसंबर को मना मानवाधिकार दिवस। अवर राइट अवर फ्यूचर राइट नाउ रखी गई थीम। यूनिवर्सल होते हैं मानवाधिकार। और जापान ने बनाई इंसानों को वॉश करने की मशीन। 15 मिनट में होगी इंसानों की सफाई। मशीन से किया जा रहा है मन की सफाई का भी दावा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजरें डालते हैं खबरों पर विस्तार से। देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई में 26वें गवर्नर की नियुक्ति की घोषणा कर दी गई है। 26वें गवर्नर के तौर पर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया जाएगा। वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को खत्म हो रहा है। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान काडर के आईएएस ऑफिसर हैं। वे आरबीआई के गवर्नर का पदभार 11 दिसंबर 2024 से संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी एसीसी ने संजय मल्होत्रा को 3 साल के लिए आरबीआई के गवर्नर के तौर पर मंजूरी दी है। संजय मल्होत्रा एक ऐसे वक्त में आरबीआई की कमान संभालेंगे जब महंगाई एक बड़ी समस्या बनी हुई है। पिछले 5 सालों से आरबीआई महंगाई के 4% के टारगेट को अचीव करने में भी फेल रही है। इस वित्त वर्ष में ग्रोथ में भी काफी कमी दर्ज की गई। गवर्नर शशिकांत दास के कार्यकाल में जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने के चलते सरकार की तरफ से पॉलिसी रेट को कम करने का दबाव था, लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर ही मेंटेन रखा। आरबीआई का तर्क था कि वे महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि सरकार ग्रोथ को बढ़ावा देने के दबाव बना रही थी। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के सामने ग्रोथ और महंगाई के बीच बैलेंस बनाने का दबाव है। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ शुरू किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, जिसे 1937 में स्थायी रूप से स्थापित किया गया। पहले आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में हुआ करता था। उस समय आरबीआई के लगभग सभी शेयर्स का मालिकाना हक गैर सरकारी हाथों में था, इसलिए कुछ लोगों के हाथों में शेयर्स के केंद्रीयकरण को रोकने के लिए 1 जनवरी सन 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद से आरबीआई पर मालिकाना हक भारत सरकार का है। आरबीआई भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के साथ ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अहम रोल प्ले करता है। आरबीआई भारतीय वित्तीय और मौद्रिक अवस्था में अहम शक्तियों के साथ भारत के सभी बैंक्स को भी कंट्रोल करता है। इसलिए आरबीआई को अक्सर बैंकर्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 8A के मुताबिक आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर संख्या में 4 से अधिक नहीं की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसी एक्ट की धारा 7(1) के मुताबिक केंद्र सरकार आरबीआई को अगर जरूरी समझे तो जनहित में आरबीआई गवर्नर से सलाह के बाद रिजर्व बैंक को निर्देश दे सकती है। 10 दिसंबर को हर साल दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स डे या मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। साल 2024 के लिए इस दिन की थीम अवर राइट्स अवर फ्यूचर राइट नाउ रखी गई है। इस दिन को 1948 में उस दिन की याद में मनाया जाता है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया था। साल 1950 में इस दिन को मनाने की आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को संरक्षित करने वाला पहला विधिक डॉक्यूमेंट था। दुनिया में जितने भी मानवाधिकारों की वकालत करने वाले कानून हैं, उन सब के लिए ये डॉक्यूमेंट फाउंडेशन का काम करता है। इसके 30 अनुच्छेद वर्तमान और भविष्य के मानवाधिकार सम्मेलनों, संधियों और अन्य कानूनों के लिए आज तक नींव का काम कर रहे हैं। मानवाधिकार बहुत खास और अहम होते हैं। ये किसी व्यक्ति को केवल ह्यूमन यानी मानव होने के नाते मिलते हैं। इन अधिकारों को किसी देश द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। ये किसी व्यक्ति को ह्यूमन होने भर की वजह से ही मिल जाते हैं। व्यक्ति किसी राष्ट्रीयता, रंग, धर्म, भाषा, सेक्स या एथनिक आइडेंटिटी को बिलोंग करता है। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन अधिकारों में सबसे मौलिक अधिकार है जीवन का अधिकार। साथ ही जीवन को जीने लायक बनाने वाले अधिकार जैसे भोजन, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के अधिकार भी इसमें शामिल किए जाते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और द इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के साथ मिलाकर इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है।
मानवाधिकारों की दो विशेषताएं इन्हें सबसे ज्यादा खास बनाती हैं। एक तो ये यूनिवर्सली यानी सार्वभौमिक होते हैं, मतलब ये कि हर ह्यूमन मानवाधिकारों के लिए समान रूप से हकदार है। दूसरा, मानवाधिकार अपरिहार्य होते हैं, यानी जिन्हें छीना या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। यदि किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा किया भी जाता है तो राज्य द्वारा विधि सम्मत उचित प्रक्रिया का पालन जरूरी किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसके स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। तकनीक इंसानों की लगभग हर समस्या का समाधान निकालने में लगी हुई है। इस मामले में जापान बहुत से अजीबोगरीब इनोवेशन करता रहा है। हालिया तकनीक उन लोगों के लिए है जिन्हें नहाने में आलस आता है। जी हाँ, जापान ने एक मशीन तैयार की है जिसे मिराई निंगेन सेंटाकुकी नाम दिया गया है। इसका अर्थ है ह्यूमन वॉशिंग मशीन ऑफ द फ्यूचर। इस मशीन में पहले इंसानी शरीर को एआई के जरिए एनालाइज किया जाएगा, फिर बॉडी के हिसाब से कस्टमाइज वॉश एंड ड्राई प्रोसीजर तैयार किया जाएगा। इस डिवाइस को जापान के ओसाका में स्थित साइंस को नाम की कंपनी ने तैयार किया है। कंपनी का दावा है कि ये डिवाइस वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें एक व्यक्ति को वॉश करने में तकरीबन 15 मिनट लगते हैं। मशीन में यूजर के पहुंचते ही प्लास्टिक पॉड में वार्म वाटर भर दिया जाता है, फिर जेट की मदद से स्मॉल एयर बबल के जरिए स्किन की सफाई की जाती है। ये छोटे छोटे बबल बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ अप्लाई किए जाते हैं। साथ ही यूज़र को जिस चेयर पर बैठाया जाता है उसमें लगे इलेक्ट्रोड्स यूज़र के बायोलॉजिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं, जिससे यूज़र की बॉडी के हिसाब से तापमान को मेंटेन किया जा सके। मशीन बनाने वालों का दावा है कि ये मशीन न केवल शरीर को साफ करती है बल्कि मन को भी साफ करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। एक खास तरीके की रिलैक्सिंग फिल्म इस प्लास्टिक पॉड के अंदर प्रोजेक्ट की जाती है। इसे एआई संचालित सेंसर द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो आपके बायोलॉजिकल डेटा का एनालाइज करता है और तय करता है कि आपको काम करने की जरूरत है या नहीं। यह तकनीक न केवल शरीर की गहराई से सफाई करती है बल्कि एक मानसिक थेरेपी की तरह काम करती है। यह उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो तनाव या मानसिक थकान से जूझ रहे हैं। इस वॉशिंग मशीन का मकसद है कि यूजर को शारीरिक और मानसिक रूप से एक साथ स्वस्थ और फ्रेश महसूस कराया जा सके। 6 से 8 दिसंबर के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इस महोत्सव में उत्तर पूर्व के 8 राज्यों की समृद्ध विविधता को दिखाया गया था। इस महोत्सव में इन राज्यों के शिल्प, कला और सांस्कृतिक विरासत को हाईलाइट भी किया गया था। पूर्वोत्तर राज्य जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी या समृद्धि के 8 रूप के तौर पर माना जाता है। ये देश के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने बाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस महोत्सव में एक शुभंकर भी पेश किया गया था, पूर्वी एक छोटी लड़की है जो 8 पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इस महोत्सव के दौरान एक बायर सेलर मीट का भी आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर पूर्व के उत्पादों के लिए ऑन स्पॉट खरीदारी और भविष्य के लिए बल्क ऑर्डर भी किए गए हैं। इस महोत्सव के जरिए उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब आइए नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है डिजिटल लेंडिंग। डिजिटल लेंडिंग से मतलब एक रिमोट और ऑटोमेटेड डिजिटल लेंडिंग प्रोसेस से है। इसमें लोन लेने की प्रोसेस को बहुत सरल कर दिया जाता है। इसमें लोन बैंक्स के बजाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिया जाता है। जहां परंपरागत लोन लेने में बहुत सारे पेपर वर्क की जरूरत होती है, डिजिटल लेंडिंग पेपर वर्क की जरूरत को खत्म कर देती है। लोन अप्रूवल, रिकवरी, क्रेडिट असेसमेंट आदि डिजिटल तकनीकी के जरिए किया जाता है। आइए नजर डालते हैं आज के रैपिड न्यूज पर।
बुर्किना फासो के सैन्य शासन ने बिना कोई कारण बताए सरकार को भंग करने के एक दिन बाद नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है। उन्होंने रिम तालबा जीन इमैनुअल को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इमैनुअल पहले संचार मंत्री और सरकार के प्रवक्ता थे। बता दें कि बुर्किना फासो में सेना ने 2022 में तख्तापलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था। बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी सीमा माली, नाइजर, घाना, बेनिन, टोगो और आइवरी कोस्ट से लगती है। चारों ओर से स्थल से घिरा यह देश सूखे और सैन्य तख्तापलट से पीड़ित है। प्राइम मेडिटेरियन इससे होकर गुजरती है। प्राइम मेरिडियन एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए म्यूल हंटर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित मॉडल लॉन्च किया है। इसका मकसद म्यूल अकाउंट्स यानी जो अकाउंट्स वित्तीय धोखाधड़ी के लिए उपयोग होते हैं उनसे निपटना है। यह मॉडल आरबीआई के इनोवेशन हब बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। यह मॉडल मशीन लर्निंग का उपयोग करके संदिग्ध अकाउंट्स की पहचान करता है और अवैध धन प्रवाह को ट्रैक करता है। इससे बैंकों को धोखाधड़ी का पता लगाने में मदद मिलेगी और भारत के वित्तीय सिस्टम की सुरक्षा बढ़ेगी। म्यूल अकाउंट्स का उपयोग अपराधी ब्लैक मनी को लीगल करने के लिए करते हैं। यूबीएस ने हाल ही में बिलियनियर एम्बिशन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 185 हो गई है, जो 2023 में 153 थी। अरबपतियों के मामले में भारत अब दुनिया में तीसरे स्थान पर है, यानी केवल चीन और अमेरिका से ही पीछे है। भारत में अरबपतियों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है, जबकि चीन में अरबपतियों की संख्या घट गई है। 2015 से 2020 तक वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की संपत्ति 10% की सालाना दर से बढ़ रही है। वहीं भारत में अरबपतियों की कुल संपत्ति 263% बढ़कर 905.6 अरब डॉलर हो गई है। भारत को सीएनडी यानी कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। यह पहली बार है जब भारत को इस आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। सीएनडी को 1946 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित किया गया था। यह यूएन का मुख्य नीति निर्माण निकाय है जो नशीले पदार्थों से संबंधित मुद्दों पर काम करता है। इसका मकसद वैश्विक नशीले पदार्थों में कंजम्पशन की निगरानी करना, सदस्य देशों की नीतियां बनाने में सहायता करना और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग संधियों के क्रियान्वयन की निगरानी करना है। फिलहाल सीएनडी के सदस्यों की संख्या 53 है, जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुने जाते हैं। इनका नेतृत्व एक ब्यूरो करता है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्रीय समूह से एक सदस्य होता है। बहुउद्देशीय स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तुशिल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह 125 मीटर लंबा और 3900 टन वजन वाला जहाज है, जिसमें 180 नौसैनिक यात्रा कर सकते हैं। विभिन्न परीक्षणों में इस जहाज ने 30 नॉट से अधिक की गति हासिल की है। यह रूसी और भारतीय तकनीकों का बेहतरीन मिश्रण है, जो रडार से बचने और बेहतर स्थिरता प्रदान करने में सहायक है। इस जहाज को समुद्र के सभी 4 आयामों यानी हवा, सतह, पानी के नीचे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युद्ध में संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो और रॉकेट जैसे कई अत्याधुनिक हथियार लगे हुए हैं। अब आइए वक्त हो चला है आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों को देखने का। पहला प्रश्न है, म्यूल हंटर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित मॉडल है। इसे निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसरो या फिर डीआरडीओ। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के 26वें गवर्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा, सीडी देशमुख या फिर सुमन बेरी। अब आइए नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और जानते हैं उनके क्या हैं सही उत्तर। पहला प्रश्न था, यूएन ने वर्ल्ड मेडिटेशन डे किस दिन को घोषित किया है? 21 जून, 21 दिसंबर, 13 जनवरी या फिर 22 सितंबर। इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी 21 दिसंबर। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में तख्तापलट का सामना नहीं किया है? बांग्लादेश, म्यांमार, सीरिया या फिर चीन। इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी चीन। बाकी तीनों देशों ने हाल के सालों में तख्तापलट का सामना किया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।